वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में जॉन डन के द्वारा रचित एक बहुत ही फेमस कविता द सन राइजिंग के सारांश को समझेंगे। द सन राइजिंग इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स ऑफ जॉन। जॉन डन की सबसे कविताओं में से एक कविता द सन राइजिंग है। इट कंटेन्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड पोएम। एक अच्छी कविता की सभी विशेषताएं इस कविता में पाई जाती है। इट हैज विगर, स्टेटलीनेस एंड फ्रेशनेस। इस कविता में ताजगी, चंचलता एंड फ्रेशनेस, उत्साह, चंचलता और ताजगी मौजूद है का एहसास हमें होता है, आभास हमें होता है। द पोइम एक्सप्रेसेस लवर्स एंगर अगेंस्ट सनराइज। कविता लवर के क्रोध को सूर्योदय के प्रति व्यक्त कर, यानी कभी इसमें सूर्य जब उदय होता है उसके अगेंस्ट वो अपनी क्रोध को व्यक्त करता है। द पोइट रिब्यूक्स द सन। कभी सन को फटकार लगाता है एज सॉसी पेटेंटिक, उससे एक गुस्ताख घमंडी कहकर, फॉर पीपिंग थ्रू द विंडो एंड कर्टेन्स ऑफ लवर्स। ऐसा वो उसे गुस्ताख घमंडी क्यों बोलता है? क्योंकि जो सन है वो प्रेमी के शयन कक्ष के पर्दे और विंडो से होकर वो अंदर झांक रहा है, क्योंकि प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ अपने शयन कक्ष में है और सूर्य की किरणें वहां पर जा रही हैं, तो कर्टेन्स और विंडो के जरिए। इसलिए कहता है कि तुम्हारी इतनी गुस्ताख कि तुम मेरे कमरे में शयन कक्ष में तुम एंटर कर गए। तो इसलिए वो उसको सॉसी पेटेंटिक स्ट्रेच रज कहकर बुलाता है। देयर इज बोल्डनेस इन द लैंड। भाषा में निडरता का एहसास होता है, साथीपन का, विच इज अनमैचड इन लिरिकल फॉर्म, जैसे कि हम सामान्यतः लिरिक जो कविताएं होती है उसमें नहीं पाते। इन फैक्ट द पोएम इज इंस्पायर्ड बाय द पोएट्स ओन लव फॉर हिज वाइफ एंड। वास्तव में जो कविता है ये, इसकी जो प्रेरणा मिली है कवि को, उसका जो प्रेम है अपनी पत्नी के प्रति, यानी वो उसकी पत्नी मिली है। द पोएम इज फुल ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट, और पूरी कविता में मेटाफिजिकल कंसीट पाई जाती है। इन एक्सप्रेसिंग हिज कंटेम्प्ट फॉर द सन, और सूर्य के प्रति अपनी घृणा को व्यक्त करने के लिए द पोएट यूजेस ऑल हिज मेटाफिजिकल विल। कभी अपने सारे मेटाफिजिकल योग्यता को, तात्विक योग्यता को यूज करता है, प्रूव करता है। द इमेजेस लाइक बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड वाइन आर ब्यूटीफुल। जिस तरीके से देख सकते हैं कुछ इमेजेस, जैसे बोथ इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड वाइन का यूज किया है, अक्सर पूरी कविता में इस तरीके की मेटाफिजिक्स हमें देखने को मिलती है। Like most of the love poems of Johnson, this poem too is inspired by the poet's love for his wife and Mole. जॉन डन ने जितनी भी प्रेम का कविताएं लिखी वो सभी प्रेम कविताएं जो उसकी पत्नी एलिनोर से ही प्रेरित। उसने जो अपना प्रेम अपनी पत्नी के प्रति जो प्रदर्शित किया है, और उसी प्रेम को ये सारी कविताएं लिखने की प्रेरणा उसको मिली है कवि को। ग्रेट विगर, स्टेटलीनेस एंड फ्रेशनेस इज फाउंड इन दिस पोएम। और कविताओं की तरह इसमें भी हमें उत्साह, चंचलता और फ्रेशनेस, ताजगी में देखने को मिलती है। ए लवर्स फ्रस्ट्रेशन माने गुस्सा, तो इस एक्सप्रेस इन दिस पोएम। और जैसे कि हम जानते हैं कि कवि बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि गुस्से में क्यों है? क्योंकि वो अपने सैन कक्ष में अपनी प्रेमिका के साथ, और वह नहीं चाहता कि उन दोनों के बीच में कोई तीसरा आए, लेकिन सूर्य की किरणें वहां पर बहुत पहले इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है। वह केवल अपनी प्रेमिका के साथ ही अपने समय को बिताना चाहता है। इट गिव्स ए डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए लव पोएम। इस तरीके से ये एक प्रेम कविता के को एक नया रूप देती है, एक नई दिशा देती है। इट इज ए सोशल मैस्कुलर पोएम, एक सोशल मैस्कुलर पोएम जिसमें 7 इमेजेस का प्रयोग किया गया है। The imagination of the poet is revealed in the beginning of the poem. हालांकि कविता के आरंभ में ही हमें कवि की जो कल्पना होती है वो प्रकट हो जाती है। He calls the sun saucy pedant.
स्ट्रेच इन द स्टार्टिंग लाइन्स। और फिर आरंभिक पंक्तियों में ही वह सन को चौथी पेडेंटिक रैच कहकर बुलाता है, एक गुस्ताख घमंडी कहकर बुलाता है कि नॉट ओनली डिफाइज द पावर ऑफ द सन, वह ना केवल सूरज की तपती की जो पावर है उसको उसका तिरस्कार करता है, बट आल्सो चैलेंजेस हिम, बल्कि उसको वो चुनौती भी देता है। ही सेज दैट ही कैन शट द सन, वो भी कहता है कि वो सूरज को भी बंद कर सकता है, ढक सकता है। एंड ही कैन डू सो इन ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, और एक आंख यानी पलक झपकते ही वो ऐसा कर सकता है कि वो पर्दा डालेगा तो सूरज वहां पर से ढक जाएगा। वो कहता है कि मैं पलक झपकते ही सूरज को ढक सकता हूँ, इतनी पावर मेरे पास है, इतनी एम्पावर्ड है। बट ही डज नॉट डू सो, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो ऐसा क्यों नहीं करता? बिकॉज क्योंकि उसे वहां से अपनी प्रेमिका को छोड़कर पर्दे को डालना, जैसे कि सूरज ढक जाएगा। कहता है मैं सूरज को ढक सकता हूँ, इतनी पावर मेरे पास है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। He cannot keep his eyes away from his beloved even for a short period। वह कहता है कि मैं एक शॉर्ट पीरियड के लिए, एक छोटे से समय के लिए भी अपनी प्रेमिका के पास से अपनी आंखों को नहीं हटा सकता। यानी इसीलिए वो सूरज को हटकने की नहीं चाहता है। He is surprised to note why the bright eyes have not been dazzled by the shining eyes of his sweetheart। वो कहता है कि मेरी जो स्वीटहार्ट है, मेरी जो प्रेमिका, उसकी आंखों में जो चमक है, उच्चता की है, उच्चतम चमक है, बजाय सूरज की चमक के। तो कहता है कि सूरज क्यों नहीं चकाचौंधित होता मेरी प्रेमिका की आंखों में चमक देखकर। The wife of the poet is the essence of all that is good and supreme in the world। कवि की जो पत्नी है वे एक सार है उन सभी चीजों का, यानी सभी चीजों उसमें समाहित है जो अच्छा एंड सुप्रीम इन द वर्ल्ड। साथ में द अल्टीमेट वेल्थ ऑफ द ईस्ट एंड द माइंड्स ऑफ गोल्ड आर नथिंग इन द कंपैरिजन ऑफ हिज वाइफ। अल्टीमेट वेल्थ, जो पूर्व का जो अल्टीमेट संपत्ति है और जो सोने की जो खान है, वो उसकी पत्नी की तुलना में कुछ भी नहीं है। He considered himself as a supreme king and his beloved a kingdom consisting the entire glory of India। वह मानता है इसको एक सुप्रीम राज्य की, कृष्ण में अपने आप को एक सुप्रीम किंग मानता है, राजा मानता है। और उसकी प्रेमिका एक राज्य है, एक ऐसा राज्य है कि उस राज्य की जितनी भी एंटर ग्लोरी है वो सब उसमें शामिल है। द बैक चैम्बर ऑफ द पोइट इज द होल कॉन्टेक्ट बर्ड कॉन्टेक्टेड विद इन द फोर पार्ट। इस तरीके से कवि का जो सेम कक्ष है वो एक संसार बन जाता है, एक ऐसा संसार जो चार दीवारें में बना हुआ है, यानी उसका पूरा संसार तीनों तरफ से सैन कक्ष है। द बेड चैम्बर ऑफ द लवर इज द सिंबल ऑफ द होल वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके से प्रेमी का जो बेड चैम्बर है, जो सैन कक्ष है, वो पूरे संसार की जितनी भी संपत्ति है उसका प्रतीक है। यदि प्रेमी अपने उस संसार को दूर नहीं जाना, वो कहता है कि प्रेमिका ही मेरे पूरा संसार है। तो इस तरीके से एक प्रेम भरी कविता है और उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।